हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो क्लास 12 के मैथ्स का है और इस लेक्चर में आज हम क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम अभी आपको रिलेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर सबसे पहले रिलेशंस को समझने के लिए सेट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो अगर आपने क्लास 11th के सेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर आपको रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिर भी हम यहाँ पर सेट्स के उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके एग्जाम्पल से समझते चले जाएंगे ताकि रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं तभी आप फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे। और फंक्शंस को समझने के बाद ही आप कैलकुलस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप आसानी से और डेप्थ में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम रिलेशंस के टॉपिक्स को शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, तो एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं इसको कि कोई भी दो चीज़ ए और बी, अगर मान लेते हैं कोई भी दो चीज़ हो, एनीथिंग, चाहे वह नंबर्स हो या किसी भी प्लेसेस के नाम्स हो या किसी भी मतलब ह्यूमन के नेम्स हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ए और बी अगर एनीथिंग है उसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड कॉमा से सेपरेट करके, तो यह एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं 3x² और 7, या मान लेते हैं यहाँ पर पुणे दिल्ली। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 3x² अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 7 नंबर है। तो यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर इसके अंडर वैल्यूज लिए गए हैं। तो ऑर्डर पेयर में कोई भी दो थिंग्स जो हम लेते हैं ये ऑर्डर पेयर का एंट्रीज या कंपोनेंट्स कहलाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इसे हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर ए एंड बी, जिसमें कॉमा के लेफ्ट साइड, यहाँ पर कॉमा के लेफ्ट साइड ए, यह ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट कंपोनेंट। और जो कॉमा के राइट साइड होता है वह ऑर्डर पेयर का सेकेंड एंट्री या सेकेंड कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, सेकेंड एंट्री और सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, तो एक ऑर्डर पेयर हमेशा दो कंपोनेंट्स या दो मतलब एंट्रीज से बने होते हैं और ये दोनों एंट्रीज डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये कोई भी थिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो थिंग्स हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसके इनसाइड यहाँ पर नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, तो यह ऑर्डर पेयर का मीनिंग है, जिसमें ऑलवेज पेयर का मतलब दो होता है, तो इसलिए हमेशा इसके अंदर दो थिंग्स होंगे और ये दोनों थिंग्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है और इसे अच्छा दिखने के लिए या कंप्लीट दिखने के लिए इसे दोनों साइड से स्मॉल ब्रैकेट से इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल्स कब होते हैं, तो जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर ए बी और दूसरा ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई है, तो ये दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब दोनों की फर्स्ट एंट्री आपस में इक्वल होनी चाहिए और दोनों की सेकेंड एंट्री आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री दोनों की ए और एक्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और दोनों की सेकेंड एंट्री बी और वाई आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो दो ऑर्डर पेयर को इक्वल्स होने का एकमात्र कंडीशन है कि दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल्स होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं x-1 एंड -10 एक ऑर्डर पेयर है और यह एक दूसरा ऑर्डर पेयर मान लेते हैं 20 और 3y + 4 के इक्वल्स है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल्स हैं। तो यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x-1 जो फर्स्ट एंट्री है यह 20 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x-1 को अगर हम 20 के इक्वल्स करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 21 आएगी। उसी तरह से यहाँ पर 3y + 4 -10 के इक्वल होगा। ठीक है, 3y + 4 यह -10 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 3y -14 होगा। तो इस वजह से यहाँ पर y की वैल्यू -14
बाय 3 होगी। ठीक है, तो दो ऑर्डर पेयर को इक्वल्स होने के लिए आपको याद रखना है हमेशा दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आता है रिलेशंस को समझने के लिए आपको सेट्स के प्रोडक्ट क्या होते हैं ये आपको मालूम होने चाहिए, और उसके बाद सबसेट्स के कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट्स के प्रोडक्ट्स, जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहा जाता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट्स के प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं दो सेट्स हैं ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है आप जानते होंगे कि नॉन एम्प्टी सेट वैसे सेट्स को कहते हैं जिसके इनसाइड कुछ न कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो सेट्स लिए हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं दोनों के दोनों। ये कंडीशंस है कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर डिफाइंड होना है, एग्जिस्ट करना है, तो सबसे पहले दोनों ही सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल से हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सेट ए, इसके इनसाइड एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। देख सकते हैं इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। और यहाँ पर सेट बी, इसके इनसाइड अगर हम मान लेते हैं 2 एलिमेंट हैं 5, 6, तो ये दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका एक सिंबल होगा और उसके अंदर क्या होगा ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, पहले किसका जिक्र किया गया है, ए का, बाद में बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसे यहाँ पर सिंबल से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ए का, जो जिस सेट का जिक्र पहले किया गया है उसका नाम पहले लिखेंगे, और जिसका बाद में जिक्र किया गया उसको बाद में लिखेंगे, बीच में इनटू का साइन, और इसे पढ़ सकते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, रफली इसे ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। अब यह भी एक सेट होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है, लेकिन इसके इनसाइड इस तरह से एलिमेंट, मतलब इस तरह से नॉर्मल एलिमेंट नहीं होंगे, बल्कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह एलिमेंट ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है, तो सेट होता है तो इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर होगा तो क्या करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसमें पहला सेट का एवरी एलिमेंट, पहला सेट का एवरी एलिमेंट दूसरे सेट के एवरी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाकर लिख देना है। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट सेट में जानते हैं 3 एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले 1 का बी के एवरी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाकर लिखेंगे। अब यह ऑर्डर पेयर जो हम बनाएंगे उसमें भी इस बात को ध्यान देकर आपको लिखना है कि इच ऑर्डर पेयर जो हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे उसमें फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट से लिया जाएगा, मतलब ए से, और सेकेंड एंट्री सेकेंड सेट से लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सेकेंड सेट बी है, तो यहाँ पर 1 का पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले 1 का बी का एलिमेंट 5 के साथ ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट हम लिख दिए, इस ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर 1, 5। फिर दूसरा एलिमेंट लिखने के लिए जानते हैं बीच में कॉमा लिखना होगा, तो ये कॉमा हम दे दिए हैं। उसके बाद फिर से 1 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ होगा। ठीक है, तो 2 एलिमेंट हो गया। फिर इसी तरह से ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सारे के ऑर्डर पेयर बी के सारे एलिमेंट से बनाकर हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। अब 2 का, अब 2 की बारी है, तो 2 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ 2, 5 होगा। फिर 2 का 6 के साथ 2, 6। फिर इसी तरह से 3 का 3, 5 एंड 3, 6। तो इस तरह से यहाँ पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे ए क्रॉस बी मतलब लूजली इस तरह से पढ़ा जाता है, इसका वैल्यू कुछ इस तरह का होगा। यह सेट है, और यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि ए क्रॉस बी या किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस ए क्रॉस बी का जितना भी एलिमेंट्स है सबके सब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, और एवरी ऑर्डर पेयर में जो पहला एंट्री होगा वह फर्स्ट सेट से होगा, जो दूसरा एंट्री होगा वह सेकेंड सेट से होगा। और यहाँ पर इसके वैल्यू को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ए के जितने भी पॉसिबल
जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बी के एवरी एलिमेंट से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो सकते हैं वो सब का सब हमको ऑर्डर पेयर बनाकर ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इनसाइड लिखते चले जाना है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें बी का जिक्र पहले किया गया है तो बी को हम पहले लिखेंगे और ए को बाद में। ठीक है, तो इस बार हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बी का एवरी एलिमेंट को लेकर उसको एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना करके इस बी क्रॉस ए के इनसाइड लिखना है। तो हम सबसे पहले 5 के लिए जानते हैं 5,1, फिर 5,2 और 5,3 लिखेंगे। 5,1, 5,2, 5,3। ठीक, उसके बाद 6 के लिए भी ऐसा ही करेंगे, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,1, 6,2 और 6,3। ठीक है, यह बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक चीज और आप देखें, यहाँ पर ए में कितनी एलिमेंट है? ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स आप जानते हैं कि वैसे सेट को फाइनाइट सेट्स कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होता है। अब चूंकि यहाँ पर ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये दोनों के दोनों फाइनाइट सेट्स हैं। तो ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, और ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो 6 एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बी क्रॉस ए में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब इन दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, अगर ये दोनों फाइनाइट सेट्स हैं तब इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट या बी या ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जिसे डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यह कितना है? यह है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यह है 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 3 × 2 6। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए यह फाइंड करनी हो तो हमें कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इस दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मालूम कर लेना है। ठीक है, और किसी भी सेट्स का ये जो सिंबल हमने लिखा है एन ए, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एन ए यह याद रखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एन ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या इसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, और यह फाइनाइट सेट अगर होगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। फाइनाइट सेट मतलब अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है तब इसका वैल्यू फाइनाइट होगा, अदरवाइज अगर इनफाइनाइट सेट है तो फिर किसी भी इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये मीनिंग था। ओके, अब हम सबसेट्स के बारे में समझते हैं क्या होता है सबसेट्स के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना होगा। तो एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ए एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है 2, 3, 5। अब सेट यहाँ पर दिया गया है। अब किसी भी सेट का सबसेट्स क्या होता है? तो सबसे पहले किसी भी सेट्स का सबसेट्स भी सेट्स होता है। अगर कोई भी सेट है तो उसका सबसेट्स भी सेट ही होगा। अब इसका सबसेट्स क्या क्या होगा, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको समझाते हैं सबसेट्स क्या होता है। सबसेट्स ऑफ ए, तो इसमें सबसे पहले 2, 3, फिर 5, फिर 2 एलिमेंट लेकर बनाते हैं 2, 3, 3, 5 एंड 2, 5। उसके बाद खुद 2, 3, 5 एंड। ठीक है, तो किसी भी सेट का सबसेट सेट्स होता है, और जो भी सबसेट्स किसी सेट का होता है उस सबसेट्स का सारा एलिमेंट उस गिवन सेट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह सेट है, सेट होने का इसका प्रूफ है यहाँ पर कि ये कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड लिखा गया है।
अब यह इसका सबसेट इसलिए होगा कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वह इस ओरिजिनल सेट्स में होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं इसके इनसाइड 2 है और यह 2 सेट ए में है, तो इस तरह से यह इसका एक सबसेट होगा। यहाँ पर जितने भी मतलब सबसेट्स हमने लिखा है, जितने भी सेट्स हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स को हमने यहाँ पर लिखा है और इसमें से एक यह एम्प्टी सेट भी है। इसमें हम अभी थोड़ी देर के बाद आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेट्स हैं उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वह इस ओरिजिनल सेट्स में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे इसके अंदर का जो भी एलिमेंट है 2 और 3 ये इस सेट्स में भी है, तो इसलिए यह भी इसका एक सबसेट्स होगा। 3 और 5 इसमें है, यह 3 और 5 भी सेट ए में अवेलेबल है, इसलिए यह सेट इस सेट ए का एक सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सेट इस सेट के सबसेट्स हैं उसका एक ही खासियत है कि सबसेट्स होने के लिए कि कोई भी सेट अगर एक सेट का सबसेट है तो उस सेट का सारा एलिमेंट उस ओरिजिनल सेट में होना चाहिए, ठीक है। और एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट हमेशा किसी सेट का सबसेट होता है, ये एज्यूम किया जाता है, ये आपको लेकर चलना है कि ये एम्प्टी सेट है। चूंकि एम्प्टी सेट वैसे सेट को कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है और इसे इस तरह से लिखा जाता है, 2 कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा और इसके लिए सिंबल होता है फाई, ठीक है। तो एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है, यह तो हमेशा आपको याद ही रखना है। बाकी अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वह किसी सेट का सबसेट तभी होगा जब उसके अंडर का सारा एलिमेंट उस ओरिजिनल सेट में होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर यह सेट ए फाइनाइट सेट है और इसका कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हम देख सकते हैं 3 है। तो अगर कोई भी फाइनाइट सेट्स दिया गया है तो उसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे इसे एक फॉर्मूला से जाना जा सकता है, ठीक है। तो टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। किसी भी सेट्स में टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट्स होंगे उसे इस फॉर्मूला से आपको जान लेना है, लेकिन वह सेट फाइनाइट सेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा सेट है फाइनाइट सेट, तो किसी भी फाइनाइट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर 3 8। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फाइनाइट सेट्स के नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा काउंटेबल होते हैं, जिसे इस फॉर्मूला से आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर इस ए के टोटल सबसेट्स को लिखने के बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है और यह तो खुद यही सेट है, यह सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब कोई भी सेट खुद का हमेशा सबसेट होता है, यह भी आपको याद रखना है, कोई भी सेट हमेशा खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, यह सिंबल है किसका, सबसेट का, यह सिंबल है, सिंबल ऑफ सबसेट। तो ए सबसेट होता है, ए का मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। एंड फाइव मतलब एम्प्टी सेट, यह भी सबसेट होता है हमेशा किसी भी सेट का, ठीक है। तो सबसेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 11th में भी आप इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर यह इसका मीनिंग हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि सबसेट्स का बहुत ही ज़्यादा यूज रिलेशंस में और फंक्शंस में होता है, ओके। और सबसेट्स आपको याद रखना है हमेशा एक सेट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं ए, इसमें मान लेते हैं 2 3 और बी में मान लेते हैं 5, ठीक है। यह 2 सेट है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,5 एंड 3,5, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जानते हैं, इसके इनसाइड जो भी एलिमेंट्स होगा यह ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो इसके
ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 1 एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के इनसाइड भी 2 एलिमेंट है और दोनों के दोनों एलिमेंट ही यहाँ पर ऑर्डर पेयर हैं। और इच ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एंट्री किसका है? सेट ए का है 2, और बाद वाला जो सेकेंड एंट्री है वो बाद वाले सेट बी का है। अब अगर हम यहाँ पर जानना चाहें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के यहाँ पर टोटल कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है, तो टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी जो कि हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, और 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, ये जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 1 जिसकी वैल्यू 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह चारों के चारों जो सबसेट्स होंगे उसको हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, और ये सबसेट्स कुछ इस तरह से होगा दीज आर। तो सबसे पहले 5 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद इसका एक एक एलिमेंट लेकर हम सबसेट बनाएंगे, तो एक हो जाएगा 2,5, एक सबसेट यह होगा, ठीक है। 2,5 ये ऑर्डर पेयर है, इसे करली ब्रैकेट के इनसाइड अगर हम इनक्लोज कर देते हैं तो यह सेट में कन्वर्ट हो गया। अब यह सेट इसका एक सबसेट होगा। उसके बाद एक दूसरा हो जाएगा ऑर्डर पेयर 3,5 लेकर बनाएंगे, ठीक है, और एक खुद यही सेट हो जाएगा, ठीक है, एक खुद यही हो जाएगा 2,5 एंड 3,5। तो हम यहाँ पर काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 सेट्स इस ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हैं, जो ऑलरेडी हमने इस फॉर्मूला से फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो किसी भी सेट्स का सबसेट्स, इसका मीनिंग आप समझ चुके होंगे और इसको आपको अच्छे से याद रखना है, सबसेट्स का भी यूज होने वाला है, ओके। अब यहाँ पर हम समझते हैं दो सेट्स के बीच रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है, रिलेशन। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरा सेट में डिफाइंड होता है, ऑलवेज। जब भी रिलेशन की बात हम करते हैं मैथमेटिक्स में, तो यह हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड होता है, और दोनों के दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि रिलेशन हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइंड होता है। ये तो हो गई सबसे मतलब जो इनिशियल कंडीशंस है उसकी बात। अब यह एक्चुअल में डिफाइंड किस तरह से होता है, तो जब भी रिलेशन एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइंड होता है तो वह एक्चुअल में उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट ए और बी दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और एक रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो एक रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है तो सबसे पहले उसका एक नाम होगा, लेट आर, ठीक है। एक रिलेशन है जिसका नाम आर है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो शुरू में ही हम आपको बता दिए थे कि रिलेशन हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लिया है। अब यहाँ पर एक रिलेशन है जिसका एक नाम है, तो रिलेशन का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो एक रिलेशन है जिसका नाम हमने यहाँ पर आर एज्यूम किया है, और यह डिफाइंड है फर्स्ट सेट ए और दूसरी सेट बी में, और यहाँ पर दोनों के दोनों चूंकि हमने एज्यूम कर लिया है नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर अब यह रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन हमेशा यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरा नॉन एम्प्टी सेट के बीच डिफाइंड होता है, और यह होता है इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक्चुअल में यह रिलेशन यहाँ पर जो फर्स्ट सेट से दूसरा सेट में डिफाइंड होता है उस दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर सेट ए से सेट बी में अगर रिलेशन डिफाइंड है तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे और इसके फिर बहुत सारे सबसेट्स होंगे, उसी में से एक सबसेट यह रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यह सबसेट ए क्रॉस बी इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे, जो कि सबसेट सेट होता है और सबसेट सेट होता है और सेट में एलिमेंट होता है, इसमें इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वह किस तरह के होंगे, इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी अंडर सम गिवन कंडीशन, अंडर सम गिवन कंडीशंस, ठीक है। अब इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वह यहाँ पर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सेकेंड सेट के एलिमेंट से कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मतलब जुड़े होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से हम आपको क्लियर कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को बिना स्किप करके देखें, तभी आप हर एक बातों को समझ पाएंगे। और अगर आप इन सारे बातें को समझ जाते हैं तो फिर आप जितने भी रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये रिलेशंस जो क्लास 12 में आपके सिलेबस में है और जो एकदम अजीब टाइप का इसे बताया गया है, मतलब एक अजीब तरह का ही चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज पे बेस्ड चैप्टर है। तो अगर इसको आपको समझना है तो सबसे पहले आप इन बेसिक फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। जब तक आप ये सब नहीं समझते तो फिर आप क्लास 12 के रिलेशंस जो सिलेबस में है आप उसे आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर इन सारे फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यानपूर्वक बिना स्किप करके देखेंगे, तभी आप क्लास 12 के रिलेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिलेशंस की बात कर रहे थे कि जब भी रिलेशन होता है तो वहाँ पर वह रिलेशन हमेशा डिफाइंड होता है एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के बीच। और अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी लेते हैं और एक रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होता है तो ये हमेशा एक सेट होता है जो कि उस दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अब चूंकि सबसेट होता है इसलिए सबसेट मतलब सेट होता है और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, इसलिए रिलेशन को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब सेट ए से सेट बी के बीच अगर रिलेशन है तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट से कुछ न कुछ कंडीशंस जो कि क्वेश्चंस या एग्जांपल्स में दिए रहते हैं उसी के थ्रू रिलेटेड होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर मान लेते हैं सेट ए, इसमें यहाँ पर हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और सेट बी इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 4 16 20 11, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और यहाँ पर एक रिलेशन है R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, इसे इस तरह से ही लिखा जाता है R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन मतलब अब इस रिलेशन के अंदर जानते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होगा वह ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि यह ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है और ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है। इस वजह से उसके सबसेट्स के अंदर भी एवरी एलिमेंट ऑर्डर पेयर होंगे। तो यहाँ पर आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया है बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर फॉर फर्स्ट एंट्री जानते हैं यहाँ पर बिलोंग्स टू ए और सेकेंड एंट्री बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में दो सेट ए और बी की वैल्यूज दी गई है। आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, इसका डायरेक्शन है और इस आर के इनसाइड जो भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है उसके लिए यहाँ पर कंडीशंस कि कब सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होगा वह इस कॉलन के बाद यहाँ पर दिया गया है कि बी मतलब जो सेकेंड एंट्रीज है वह फर्स्ट एंट्री ए के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो
जरूरी नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एंट्री फर्स्ट सेट से अपना वैल्यू लेगा और सेकेंड एंट्री सेकेंड सेट से अपना वैल्यू लेगा, तो यह मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देयरफॉर अब हम यहाँ पर आर की वैल्यू निकालते हैं। अब चूंकि यहाँ पर बी जो सेकेंड एंट्री है वह फर्स्ट एंट्री के स्क्वायर के बराबर है, तो सबसे पहले बी जो यहाँ पर होगा वह सेकेंड सेट बी से अपनी वैल्यू लेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं बी का वैल्यू 1 और हम यहाँ पर मालूम करते हैं कि ए का कौन सा नंबर का स्क्वायर 1 के बराबर है। तो हम देख सकते हैं ए में जो एलिमेंट 1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर 1, तो बी में वह नंबर दिखाई दे रहा है। तो ए का एलिमेंट 1 बी के एलिमेंट 1 से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस रिलेशन का पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर 1,1 मिला है। अब हम बी से एलिमेंट अगर 4 को लेते हैं, तो ए में एक नंबर हमें ढूंढना होगा जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ए के इनसाइड 2 ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर जो होता है वह बी मतलब सेट बी में दिखना चाहिए। तो 2 यहाँ पर 4 से रिलेटेड होगा। फिर अगर हम 16 लेते हैं तो 16 जानते हैं ए में नंबर 4 के स्क्वायर के बराबर है, तो 4 कनेक्टेड होगा या रिलेटेड होगा 16 से। ठीक है। अब 20 ए में कोई भी नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 20 सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। इसी तरह से 11 यहाँ पर सेट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको स्क्वायर करने पर 11 आता हो। तो यहाँ पर सेट बी का एलिमेंट 11 ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो जो भी पॉसिबल वैल्यूज इस रिलेशन मतलब इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा था सेट ए और सेट बी का, उसे हमने ऑर्डर पेयर बनाकर इस रिलेशन के इनसाइड लिख दिया है और इस तरह से हमें आर का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह रिलेशन यह ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बहुत सारे सबसेट्स होंगे। अब ए और बी में मतलब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल कितने सबसेट्स होंगे यह हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसी में से एक सबसेट यहाँ पर यह इस रिलेशन आर के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज हम और बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ इसे लिखने और पढ़ने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर 1,1 इस रिलेशन आर का एलिमेंट है, जो कि है तो आखिर यह सेट ही, तो ऑर्डर पेयर 1,1 इस रिलेशन आर का सबसेट है, सॉरी एलिमेंट्स हैं। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं ऑर्डर पेयर 1,1 बिलोंग्स टू आर। और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है रिलेशन के केस में, इसे हम एक दूसरे तरह से लिखते हैं 1R1। ठीक है। मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1 सेकेंड सेट के एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, किस रिलेशन से? रिलेशन आर से। और इसे पढ़ते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1 बाय रिलेशन आर। ठीक है। उसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं सिंस 2,4 ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, इसे हम लिखेंगे 2R4 और इसे पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे 2 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर। ठीक है। 2 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखने का पढ़ने का बहुत सारा जो नियम होता है, जो लॉज होता है, वो रिलेशन में बताया गया है। तो किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से किस सिंबल का क्या मीनिंग होगा, ये सब आपको सीखना होगा रिलेशंस और फंक्शंस को जानने के लिए। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर यह रिलेशन ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, तो यहाँ पर अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि सेट ए से सेट बी में टोटल कितने रिलेशंस हो सकते हैं, अगर वह दोनों सेट फाइनाइट सेट हैं, सेट ए और सेट बी अगर दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, तो सेट ए और सेट बी के बीच कितने टोटल पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं? तो इस बात का आंसर है, क्योंकि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एवरी सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एवरी सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पर ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे ए और बी के बीच रिलेशंस के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसकी वैल्यू अगर हम मान लेते हैं क्यू,
आर टू फाइनाइट सेट्स, यह फाइनाइट सेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, इसलिए तो हमने यहाँ पर सेट्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी और सेट्स बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू लिया है, ठीक है। देन टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यही हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसका अगर आपको वैल्यू जानना है दो फाइनाइट सेट्स के लिए तो इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 है। तो इस एग्जांपल में टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 5 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 5 है, तो 2 की पावर 25 एक बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है। उसी में से एक रिलेशन हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए सॉल्व किए थे, ठीक है। तो किसी भी दो सेट्स जो कि फाइनाइट हो, जब दो सेट फाइनाइट सेट होंगे तभी ये सब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट के केस में यह वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं, तो फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होगा, इस वजह से इसका आंसर भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं सेट ए में 2 है, 0 है, -1 है, 6 है, 7 है और मान लेते हैं 1 है। दूसरा सेट नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है -2, 1, 7, 8, 10 और 0, और यहाँ पर एक रिलेशन आर इज रिलेशन फ्रॉम बी टू सेट ए, ठीक है। एक रिलेशन जिसका नाम आर है, यह सेट बी से सेट ए में डिफाइंड किया गया है और इसका डिस्क्रिप्शन है आर। ऑल एलिमेंट ऑर्डर पेयर होगा, मतलब ऑल एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई दिया गया है एंड कंडीशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इवैल्यूएट आर डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो इस एग्जांपल में ही हम किसी भी रिलेशन का डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होता है ये सब बात यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन का डायरेक्शन है सेट बी से सेट ए में। तो यहाँ पर इस रिलेशन आर जिसका नाम आर है, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई है, इसमें फर्स्ट एंट्री एक्स अपना वैल्यू फर्स्ट सेट बी से लेगा और सेकेंड एंट्री वाई अपना वैल्यू सेट ए से लेगा। और कंडीशन है इस दो एंट्रीज के बीच कि ये दोनों एंट्रीज का सम 0 होना चाहिए, तभी इस रिलेशन आर के इनसाइड यह एज ए ऑर्डर पेयर शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस आर के वैल्यू को निकालते हैं। तो जानते हैं x अपना वैल्यू सेट b से लेगा, तो अगर हम सेट b के एलिमेंट -2 को x का वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर, और सेट a में जानते हैं 2 जो y का वैल्यू है उसको हम लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर -2 और +2 दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाएगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर सेट b का एलिमेंट -2 सेट a के एलिमेंट 2 से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पर -2, 2 ऑर्डर पेयर इस आर रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। उसी तरह से अगर हम सेट बी का एलिमेंट 1 लेते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सेट ए का एलिमेंट -1, इस दोनों को ऐड करने पर 0 आता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम सेट बी से 1 लेंगे तो y का वैल्यू सेट ए से -1 लेना होगा इस 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम 7 लेते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर -7, चूंकि 7 में -7 ऐड करने पर 0 आता है और b में अगर 7 है तो a में -7 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 7 अनरिलेटेड रह जाएगा।
8 के लिए -8 सेट ए में होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर नहीं है, तो 8 भी यहाँ पर अनरिलेटेड रह जाएगा सेट बी का एलिमेंट। 10 के लिए -10 होनी चाहिए थी और यहाँ पर ए में -10 भी नहीं है, तो 10 भी अनरिलेटेड रह जाएगा। लेकिन बी में 0 और ए का 0 अगर लेते हैं तो इन दोनों का सम यहाँ पर 0 आ जाता है, तो सेट बी का एलिमेंट 0, सेट ए का एलिमेंट 0 से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर कोई भी सेट बी का एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम रिलेशन आर के वैल्यू को कम्प्लीटली फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमें इवेलुएट आर करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर वैल्यू इस रिलेशन का फाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इस 3 टर्म्स, इसके मीनिंग समझते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कोडोमेन, कोडोमेन को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। किसी भी रिलेशन का कोडोमेन निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि किस सेट से किस सेट में रिलेशन है। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में सेट बी से सेट ए में रिलेशन बताया गया है, तो जब भी एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन डिफाइंड किया जाता है तो जो बाद वाला सेट होता है वह कंप्लीटली उस रिलेशन का कोडोमेन होता है। तो ये यहाँ पर कोडोमेन, कोडोमेन वर्ड लिखना है, उसके बाद रिलेशन का नाम लिखना है। तो रिलेशन का नाम अगर आर है तो आर लिखेंगे, और अगर मान लेते हैं R1 है तो R1 लिखेंगे। तो कोडोमेन, एक चीज और, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सब के सब सेट होते हैं। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, बी टू ए है तो बाद वाला सेट कौन है? ए। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसके वैल्यू को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 0 -1 6 7 1। अब किसी भी रिलेशन का डोमेन, तो सबसे पहले डोमेन, रिलेशन का नाम आर है तो इस तरह से इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, डोमेन ऑफ आर। इसे पढ़ते हैं और इसे लिखते हैं डोमेन, और उसके बाद रिलेशन का जस्ट नेम लिखना है। तो किसी भी रिलेशन का डोमेन, किसी भी रिलेशन का डोमेन फर्स्ट सेट का वो एलिमेंट जिसने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया हो उसके कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, किसी भी रिलेशन का डोमेन, रिलेशन फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में अगर डिफाइंड होता है तो फर्स्ट सेट का वो सारा एलिमेंट्स जितने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है उसके कलेक्शंस का सेट होता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिलेशन आर डिफाइंड है सेट बी से सेट ए में, तो बी सेट का हम वो सारा एलिमेंट्स कलेक्ट करके इस डोमेन के इनसाइड लिखेंगे जिसने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशन के इनसाइड जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर के इनसाइड जो फर्स्ट एंट्रीज हैं वह सेट बी का एलिमेंट्स है और इसी ने यहाँ पर रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्रीज के जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको हम यहाँ पर इस डोमेन के इनसाइड लिखेंगे। तो -2 1 और 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेट बी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सेट बी में यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट -2 1 और 0, ये 3 एलिमेंट सेट बी का ही इस रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है। इसलिए डोमेन में हम फर्स्ट सेट के सिर्फ उसी एलिमेंट्स को लिखते हैं जिसने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर -2 1 0, ये 3 एलिमेंट से बना हुआ सेट इस रिलेशन के डोमेन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बारी आती है रेंज, रेंज आर, रिलेशन का नाम आर है तो रेंज आर लिखेंगे। और यह बाद वाले सेट, मतलब एक सेट से दूसरा सेट में अगर रिलेशन है तो बाद वाले सेट का वो सारा एलिमेंट्स जिसने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है उसके कलेक्शंस का सेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाद वाला सेट कौन है? ए। और बाद वाले सेट का वो एलिमेंट जिसने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है वो हमें मिलेगा यहाँ पर रिलेशन के इनसाइड एवरी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एंट्रीज। तो यहाँ पर रिलेशन आर के इनसाइड देख सकते हैं 3 ऑर्डर पेयर हैं और हर एक ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एंट्रीज है वह बाद वाले सेट से आया है और उसी ने यहाँ पर रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 -1 और 0, 2 -1 और 0, ये 3 एलिमेंट्स का कलेक्शंस से बने हुए सेट्स यहाँ पर इस रेंज के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस रेंज का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये आपको याद रखना है, तो इसको हम लिख देते हैं, आपको याद रखना होगा। वैसे आप समझ गए होंगे तो आप अपने नोट्स में लिख लें। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी,
तो देन सबसे पहले कोडोमेन, कोडोमेन आर, जो बाद वाला सेट होगा बी, यहाँ पर लिख देते हैं लेटर सेट, ठीक है। लेटर मतलब होता है आफ्टर, लेटर सेट। फिर डोमेन, डोमेन रिलेशन आर है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब फर्स्ट सेट, which participates इन रिलेशन आर, ठीक है। ये हो गया डोमेन का। अब रेंज, रेंज जो बाद वाला सेट होता है उसका सारा एलिमेंट्स जिसने रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब यहां पर बी कौन सा सेट है, लेटर सेट, which participates इन और, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे एक रिलेशन को हम यहाँ पर डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, अगर हम मान लेते हैं P 2 4 6 0 11 5, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरा सेट है Q 3 0 9 1 6 4, और यहाँ पर रिलेशन R इज रिलेशन फ्रॉम P टू Q, और ये ऑलरेडी इसका वैल्यू मान लेते हैं दिया गया है, जो कुछ इस तरह से है, 2 0 है, फिर 2 1 है, फिर मान लेते हैं 6 4 है, 5 4 है, और फिर मान लेते हैं 11 1 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर यह एक रिलेशन सेट P से सेट P में डिफाइंड है। इसे अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर डायग्राम के लिए दो सेट को हम साइड बाय साइड लिखते हैं, और सेट्स को डायग्राम में लिखने के लिए जानते हैं किसी भी सेट्स को यूनिवर्सल सेट अगर वह नहीं है तो उसे सर्कल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन का डायरेक्शन P से Q में है, तो फर्स्ट सेट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो यह सेट P हो गया, और उसके साइड में हम दूसरा सेट के वैल्यू के लिए दूसरा सर्किल बनाते हैं, ठीक है। अब सेट P में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम इस सर्कल के इनसाइड मेंशन करते हैं बिना कॉमा के। 2 4 6 8 सॉरी 2 4 6 0 11 है, 5 है, और इसमें B का एलिमेंट को लिखते हैं 3 0 9 1 6 4, और यहाँ पर P से सर्कल Q की तरफ एक कर्व बनाते हैं, कर्व लाइन, और उसमें एरो हेड लगाते हैं P से Q की डायरेक्शन की ओर, ठीक है। अब यहाँ ऑर्डर पेयर में देखना है कि कौन सा सेट P का एलिमेंट सेट Q के किस एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो 2 0 से रिलेटेड है, 2 से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 0 की तरफ और इसमें एरो हेड लगा देंगे, ठीक है। फिर सेम एवरी ऑर्डर पेयर के लिए इस तरह का हम काम करेंगे। तब 2 और 1 ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन में, तो 2 रिलेटेड है फिर से 1 के साथ, तो 2 से एक और एरो जाएगा 1 के पास। फिर 6 4 है, तो 6 से एरो जाएगा 4 के पास। फिर 5 4 भी है, तो 5 से भी एरो जाएगा 4 के पास। फिर 11 1 है, तो 11 से एरो जाएगा 1 के पास, ठीक है। तो इस रिलेशन का यहाँ पर यह डायग्रामेटिक फॉर्म हो गया, ठीक है। बुक्स में आपको जो एग्जांपल्स समझाने के लिए जनरली मिलते हैं वह डायग्राम के फॉर्म में दिया जाता है। डायग्राम के फॉर्म से एग्जाम्पल को मतलब डायग्राम के फॉर्म में अगर एग्जाम्पल रहता है तो फिर फैक्ट्स को समझना बहुत ही ईजियर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें, रेंज लिखना चाहें और कोडोमेन लिखना चाहिए तो बहुत आसानी है। तो यहाँ पर कोडोमेन तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोडोमेन, और जो बाद वाला सेट है यहाँ पर देखना है किस सेट से किस सेट में रिलेशन है, P से Q में, तो Q हो जाएगा, ठीक है। डोमेन, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में कि पहला सेट से जिस एलिमेंट से एरो किया है बाद वाले सेट के एलिमेंट की तरफ, तो जिस एलिमेंट से एरो निकला है मतलब वो सारा एलिमेंट्स ही किसी न किसी तरह से रिलेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 6 11 और 5, 2 6
11 और 5, ये 4 एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के हैं, इसी से यहाँ पर एरो किया है, तो ये 4 एलिमेंट्स का कलेक्शन का सेट इस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। फिर रेंज, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाले सेट्स के वो सारे एलिमेंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे जिसके पास सेट मतलब फर्स्ट सेट से एरो आया है। तो हम देख सकते हैं 0, 1 और 4, ठीक है, 0, 1 और 4, ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो रिलेशन में पार्टिसिपेट्स किया है। तो इससे इस 3 एलिमेंट से बना हुआ सेट इस रिलेशन का रेंज कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम ऑर्डर पेयर पे गौर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2, 2, 2, यहाँ पर मतलब 2 2 बार पार्टिसिपेट किया है, तो सेट में यहाँ पर मतलब डोमेन में हम 2 को एक ही बार लिखे हैं। ऐसा इसलिए कि किसी भी सेट्स में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि 2 यहाँ पर 2 बार पार्टिसिपेट किया है तो इस डोमेन में भी 2 की वैल्यू 2 बार मेंशन करनी है, ठीक है। उसी तरह से 4 कोडोमेन का एलिमेंट, इसने भी 2 बार पार्टिसिपेट किया है, बट रेंज में हम देख सकते हैं 4 को हमने यहाँ पर एक ही बार लिखा है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ओके। अब रिलेशंस के कुछ खास टाइप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा और इसको भी आपको समझना होगा और याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइप्स। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं एक रिलेशन है, 2 रिलेशन हम लेते हैं, ठीक है, एक R1 एंड R2, R रिलेशंस फ्रॉम A टू B, ठीक है। 2 रिलेशन हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया है जिसका नाम है R1 और R2, सेट A से सेट B में। अब A और B भी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 1, 2, 3, और B मान लेते हैं 5, 6। और R1 का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है, R1 ऑल ऑर्डर पेयर A, B, A प्लस B ग्रेटर देन 0, ठीक है। और R2 A, B, A प्लस B लेस देन 0, ठीक है। ये दोनों रिलेशन का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, इसे किस तरह से डिफाइंड किया गया है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हो गए वो इस कंडीशन से मालूम किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं, तो देयरफॉर सबसे पहले R1 निकालते हैं। तो चूंकि R1 और R2 दोनों के दोनों सेट A से सेट B में 2 डिफरेंट रिलेशंस हैं, ठीक है। R1 के बारे में कहा गया है कि इसके इनसाइड जो भी एलिमेंट्स होगा वह ऑर्डर पेयर ए बी होगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर पेयर में जो भी एंट्रीज है इस दोनों एंट्रीज का सम ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम देख सकते हैं ए के इनसाइड 3 एलिमेंट हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। बी के इनसाइड 2 एलिमेंट्स हैं, ये दोनों भी पॉजिटिव है, और 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर आंसर भी पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से यहाँ पर ए का एवरी एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ए के एवरी एलिमेंट को अगर हम बी के एवरी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर 1, 5 ऑर्डर पेयर, एक यह ऑर्डर पेयर R1 के इनसाइड होगा, फिर 1, 6 भी होगा, फिर 2, 5 भी होगा, और 2, 6 होगा, फिर 3, 5 और 3, 6। तो ये R1 का वैल्यू मतलब हम निकाल चुके हैं। लेकिन इसी समय अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो यह भी हमारा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 को दोनों से पहले यहाँ पर कनेक्टेड करेंगे, मतलब 1 का दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा 5 और 6 के साथ 1, 5, 1, 6। उसी तरह से 2, 5, 2, 6 एंड 3, 5, 3, 6, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने जो रिलेशन R1 फाइंड किया है इसका वैल्यू, और ये हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फाइंड किया है इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आया है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर R1 ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। तो जब भी किसी रिलेशन का वैल्यू 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जैक्टली इक्वल होता है तो उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। याद रखना है कि जब भी किसी रिलेशन का वैल्यू, अगर एक सेट से दूसरे सेट में एक रिलेशन डिफाइंड है
और उस रिलेशन का वैल्यू एग्जैक्टली उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल आता है, तो उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। यहाँ पर रिलेशन R1 यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइए अब दूसरे रिलेशन R2 की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर R2 दिया गया है, इसका एवरी एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है और ए और बी का सम लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं R2। ए में सारा का सारा नंबर पॉजिटिव है, बी में भी सारा का सारा नंबर पॉजिटिव है, और ए और बी के किसी भी दो नंबर को अगर हम लेकर ऐड करते हैं तो आंसर नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर R2 मतलब यहाँ पर ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से यहाँ पर R2 इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो जब भी एक सेट से दूसरे सेट में किसी भी रिलेशन का वैल्यू एग्जैक्टली एम्प्टी सेट के बराबर आता हो, तो एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन R2 एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस दोनों रिलेशन को आप याद रखेंगे। यह एक सेट से दूसरे सेट में भी हो सकता है, यह एक सेट से उसी सेट में खुद में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब एक सेट से उसी सेट में होगा तो वह सेल्फ में कहलाता है रिलेशन। और यह दोनों रिलेशन चूंकि एक खास तरह का रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को कंबाइंडली ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। ट्रिवियल रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को कंबाइंडली ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। ट्रिवियल का मतलब होता है डिफाइंड तो है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अनइम्पोर्टेंस, इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो हम स्टडी करेंगे उसमें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें नहीं मिलता है इन दोनों को, ठीक है। बट फिर भी आपको यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशंस के क्या मीनिंग्स होते हैं ये आपको याद रखनी है, ओके। अब रिलेशन इन सेल्फ, रिलेशन इन सेल्फ क्लास 12 में जितने भी रिलेशंस के टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है, ये सारे के सारे रिलेशन इन सेल्फ के कैटेगरी में आता है। रिलेशन इन सेल्फ बेसिकली कुछ नहीं होता है, बल्कि एक सेट से उसी सेट में जब कोई भी रिलेशन डिफाइंड होता है तो उसे रिलेशन इन सेल्फ कहा जाता है, ठीक है। इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रिलेशन है जिसका नाम R है। अगर यह सेट ए से खुद उसी सेट में डिफाइंड है तो इस कंडीशन में इसे रिलेशन इन सेल्फ कहा जाता है, ठीक है। अब आपको बुक में अगर एक रिलेशन सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है तो वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, आपको कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा? तो इसके लिए यहाँ पर R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बेसिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है, इज रिटन एज, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा R इज रिलेशन ऑन ए। सिर्फ इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आपको अगर लिखा हुआ मिल जाए कि R इज ए रिलेशन ऑन ए, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यह रिलेशन सेल्फ में है और यह सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है, ठीक है। आपको इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा R इज रिलेशन इनटू ए, ठीक है। R इज रिलेशन इनटू ए मतलब सेट ए से सेट ए में, बेसिकली ये ऊपर वाला आपको ज्यादातर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी रिलेशन सेल्फ में रिलेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं सेट ए लेते हैं 2 4 6 0 -2 और R इज रिलेशन ऑन ए दिया गया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं डिस्क्रिप्शन दिया गया है R का x, y ऑर्डर पेयर और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन R ऑन सेट ए दिया गया है, मतलब सेट ए से सेट ए में पहला सेट भी ए ही होगा और बाद वाला सेट भी ए ही होगा। और इस रिलेशन के इनसाइड जो भी ऑर्डर पेयर x, y होगा उसमें कंडीशन है कि दोनों एंट्री का सम 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर R की वैल्यू जानते हैं 2, अगर हम सेट ए का एलिमेंट लेते हैं तो इसी में से हम -2 लेंगे ताकि दोनों को ऐड करने पे 0 होगा, तो 2, -2, ठीक है।
तो 4 अगर हम लेंगे तो -4 होना चाहिए था, क्योंकि 4 और -4 का सम 0 होगा, तो यहाँ पर -4 है नहीं, तो इससे स्किप करना होगा। 6 के लिए -6 होनी चाहिए थी, तो -6 भी नहीं है, तो इसे भी स्किप करना होगा। लेकिन 0 में अगर हम खुद 0 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो अगर हम एक एलिमेंट 0 लेते हैं और बाद वाला भी एलिमेंट 0 लेते हैं, तो इन दोनों का सम 0 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम -2 लेते हैं सेट ए का एलिमेंट, तो सेट ए का दूसरा एलिमेंट -2 के साथ +2 ले सकते हैं, इन दोनों का सम 0 होगा। तो यहाँ पर इस रिलेशन R का वैल्यू कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर के इनसाइड दोनों के दोनों एंट्रीज इसी सेट से लिया गया है, ठीक है। अब रिलेशन R यहाँ पर सेल्फ में है, तो सेल्फ रिलेशन का एक खास एग्जांपल है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले यह रिलेशन इन सेल्फ होता है, ठीक है। तो इफ R इज ए रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक रिलेशन है ऑन ए में, और ये R कुछ इस तरह का हो कि x, y और x और y आपस में इक्वल हो, तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। कोई भी रिलेशन अगर सेट ए में या सेल्फ में डिफाइंड है, किसी भी सेट में, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उस रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर है, वो दोनों एंट्री अगर आपस में इक्वल हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। और यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन किसी सेट में अगर डिफाइंड है, तो उसके लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है, मतलब उसका एक स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ पर चूंकि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए है, तो इसको डिनोट किया जाता है आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आई, और सेट ए पर डिफाइंड है, तो इसे आई ए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं ए 305, तो यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन जिसको यहाँ पर डिनोट करने जा रहे हैं हम, उसको यहाँ पर आई ए लिखेंगे, और यहाँ पर जानते हैं कि जो भी ऑर्डर पेयर इस आइडेंटिटी रिलेशन में होंगे, उसमें दो एंट्री आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर जानते हैं इस सेट का एलिमेंट 3 के इक्वल ही होता है ऑलवेज, तो यहाँ पर 3, 0 का रिलेशन 0 के साथ होगा, 5 का रिलेशन 5 के साथ होगा, और कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से इसी सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ और आप देख लें, अगर ए में 3 एलिमेंट हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए में भी 3 एलिमेंट होंगे, मतलब 3 ऑर्डर पेयर हैं, और हर ऑर्डर पेयर में दोनों ही एंट्रीज आपस में इक्वल हैं। तो यह भी एक खास तरह का रिलेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो दूसरा लेक्चर है उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 के रिलेशंस को पढ़ने और समझने के लिए जो भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए थे, उन सब के बारे में आपको बताया है, और उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर को बिना स्किप करके आखिरी तक देखा होगा और आपको सारे फैक्ट्स आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम इसके बाद के लेक्चर में आपको क्लास 12 के रिलेशंस में जो भी रिलेशंस के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उन सबको बताएंगे, और इस लेक्चर को देखने के बाद डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपको वो सारे ही कॉन्सेप्ट्स एकदम आसानी से समझ में आएंगे। और अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते हो, तब फिर आपको जो क्लास 12 के रिलेशंस का कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले इस लेक्चर को अच्छे से बिना स्किप करके देखें, इसके सारे फैक्ट्स को आसानी से समझ लें, तभी आपको क्लास 12 के रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे, और फिर रिलेशंस को समझने के बाद ही आप फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को भी आराम से समझ पाएंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर्स अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।